कोहेरेंस लॉ, हेडिंग डलवाया था ना, कोहेरेंस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो पहले स्टेटमेंट लिख लो, दिस लॉ स्टेट दैट, दिस लॉ स्टेट दैट, this law state that at infinite dilution, at infinite dilution, at infinite dilution, each ions migrate, each ions migrate independently of its co-ions and make its own contribution, own contribution to the total, to the total molar conductivity of an electrolyte, of an electrolyte irrespective irrespective of the nature of the other ion with which is associated। तो ये इसका डिफिनेशन है, मतलब बुक का डिफिनेशन है, ठीक है। अब नीचे लिखना, दिस लॉ say that, this law say that both type of ion, both type of ion, cation and anion, cation and anion contribute a definite share to the molar conductivity of the electrolyte at zero concentration, लास्ट में दिख रहा है जीरो concentration। In the other word, lambda naught is the sum of two factor, one is the molar conductivity
of cation and other that of anion at infinite dilution. तो लेमडा नॉट इक्वल टू लेमडा नॉट ऑफ केटायन प्लस लेमडा नॉट ऑफ एनायन. लेमडा नॉट प्लस इज मोलर कंडक्टिविटी of cation and lambda naught minus is molar conductivity of anion. अभी समझा रहा हूं, पहले लिख लो. at infinite dilution, at infinite dilution. तो ये अभी इतना लिखने से समझ में नहीं आएगा कि इसका डिफिनेशन क्या है? तो इसका डिफिनेशन क्या है ये लिखने से समझ में नहीं आएगा. तो लिखो पहले, फिर समझाते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं, तब फिर से इसका मीनिंग समझाते हैं. तो लिख लिए. अब हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ कोहेरेंस लॉ. तो उसी में समझाएंगे इसका मीनिंग, क्योंकि ऐसे इसका मीनिंग नहीं समझ में आएगा जब तक एक न्यूमेरिकल्स नहीं बनाएगा. तो कोहेरेंस लॉ में कुछ है नहीं. कोहेरेंस लॉ में हम मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए. ठीक है, और इसके स्टेटमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, एप्लीकेशन के ऊपर पूछता है. तो एप्लीकेशन से ही समझ में आएगा कि है क्या. यस सर, गुड मॉर्निंग. This law can be used to calculate molar conductivity of any electrolyte at zero concentration. तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, किसी बोले तो स्ट्रॉन्ग चाहे वीक, हालांकि वीक के लिए हम अप्लाई करेंगे ज्यादा, वीक के लिए ये डीबी हकल्स नहीं लग रहा था ना. तो लेकिन कब किस टाइम पर हम निकालेंगे उसका मोलर कंडक्टिविटी वीक का?
वीक क्या निकालेंगे? जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तभी हम निकाल पाएंगे। क्यों? उस केस में वो भी कैसा ट्रीट होने लगेगा? स्ट्रॉन्ग के जैसा। फुल स्टॉप डाल के लिखो, हाउएवर दिस लॉ इज particularly valuable to calculate molar conductivity of weak electrolyte नीचे लिखना कंसीडर फॉर एग्जाम्पल calculation of delta naught of acetic acid lambda naught for acetic acid from the value of strong electrolyte HCl सोडियम एसीटेट और NaCl। अब देखो इसी से इसका स्टेटमेंट समझ में आएगा कोहेरेंस लॉ का, इसी एग्जांपल से समझ में आएगा। देखो कैसे हमें निकालना है CH3COOH का मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही निकालेंगे। तो एसिटिक एसिड का हमें निकालना है, और ये तुम देख रहे हो क्या, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो सॉल्ट है, ये भी स्ट्रॉन्ग ही होता है। सॉल्ट तो 100% डिसोसिएट होता है, NaCl 100% डिसोसिएट होता है। तो इसका वैल्यू क्वेश्चंस में गिवन रहेगा, या जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको इसका स्ट्रॉन्ग का वैल्यू मालूम रहता है, स्ट्रॉन्ग का हमें मालूम चल जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के लिए डिवाई हकल्स लगा पाते वहां पे। हमें इसका चाहिए वीक का नहीं मिल पाता हमें। तो वीक का निकालने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग के हेल्प से हम वीक का निकालेंगे। और इसका मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे? तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, यहां मैं M लिख रहा हूं, या हटा दो इसको, लिख लो M, जीरो कंसंट्रेशन पे किसका निकाल ले? CH3COOH का। कोहेरेंस लॉ बोलता है कि इसका जो मोलर कंडक्टिविटी होगा, अब इसी में कोहेरेंस लॉ समझा रहे हैं, इसका जो मोलर कंडक्टिविटी निकालोगे वो मोलर कंडक्टिविटी इसके केटाइन या और एनायन, यानी यहां पर CH3COO माइनस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन के सम के बराबर होगा। यानी इसका वैल्यू और इसके वैल्यू के सम के बराबर होगा। स्टेटमेंट में पढ़ोगे तो मिलेगा, अभी समझ लो पहले, फिर स्टेटमेंट हम फिर दोबारा रिपीट करेंगे। तो अगर हमें इसका निकालना है तो इसका एनायन का मोलर कंडक्टिविटी और केटाइन के मोलर कंडक्टिविटी, यानी केटाइन और एनायन के सम के बराबर होगा इसका मोलर कंडक्टिविटी। और इसका निकालने के लिए हम किसका हेल्प लेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम हेल्प लेंगे, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब इससे हम कैसे निकालेंगे? तो देखो कैसे निकालेंगे। हमें क्या क्या चाहिए इसमें से? एक ये वाला पार्ट चाहिए और एक क्या चाहिए? ये वाला पार्ट चाहिए। बाकी हमें ये और ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए ना हमें। तो कैसे निकालेंगे? अब हमें उसको लाना है, तो हम कैसे लाएं? तो यहां हम लिखेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA, पहले हमने इसको लिया, तुम किसी को भी ले सकते हो।
अब ये स्ट्रॉन्ग ही क्यों ना हो, मोलर कंडक्टिविटी कोहेरेंस लॉ बोलता है कि इसके केटाइन और एनायन के मोलर कंडक्टिविटी जो होगा इसके केटाइन और एनायन के सम के बराबर होगा। इसका वैल्यू हो गया ये और ये दोनों के सम के बराबर। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl क्या होगा, HCl का क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl का क्या होगा, हम ये सब इनफाइनाइट डाइल्यूशन में बात कर रहे हैं। Na प्लस का होगा मोलर कंडक्टिविटी, Na प्लस का और Cl माइनस का होगा, ठीक है। तो ये जो है कोहेरेंस लॉ बोलता है कि कोई भी वीक हो चाहे स्ट्रांग हो एनी इलेक्ट्रोलाइट, उसके केटाइन और एनायन मोलर कंडक्टिविटी जो इस मॉलिक्यूल्स का होगा उसके मोलर कंडक्टिविटी केटाइन और एनायन के सम के बराबर होगा। ये क्वेश्चंस में हमें दिया हुआ, ये नहीं कि हमें निकालना है, एक क्वेश्चंस में इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, एक्स वाई है, कुछ डेटा दिया रहेगा, इसके हेल्प से हमें निकालना है। अब हम इस तीनों को मैथमेटिकल इक्वेशन क्या कर दे कि ये आ जाएगा, तो उसके लिए हमें ये और ये दोनों का सम चाहिए, यानी ये दोनों चाहिए, और इस दोनों को हमें नेगलेक्ट कर हटाना है, तो इस दोनों का सम चाहिए हमें, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएगा, और ये दोनों नहीं चाहिए, तो इस वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो कैसे करते हैं, तो यहां लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ COONA प्लस इसको ऐड कर देंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। अब अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3, इतना करने की जरूरत नहीं, मैं समझा रहा हूं इसलिए इतना लिख रहा हूं, हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं न्यूमेरिकल, तो ये समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। ये हमने लिख दिया Na प्लस, इसका लिख दिया हमने, प्लस इसको हमें लिखना पड़ेगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। अब माइनस करना है तो यहां लग जाएगा माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस, और यहां लग जाएगा माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, ये हो जाएगा। अब यहां से देख रहे हो कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमें क्या मिल गया, तो हमें इधर मिल गया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3 COONA प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, ये हमें मिला, और राइट साइड क्या मिला, दोनों का सम मिला, यानी हम ऐड भी कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये दोनों का ऐड क्या है, ये है। तो इधर मिल गया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3 COH, यानी मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है तो इसका सम करना पड़ेगा, डेटा को डेटा दिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग का डेटा दिया जाएगा, एक्स देगा, वाई देगा, या न्यूमेरिक वैल्यू देगा, और इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस, तो इसका निकल जाएगा। कैसे समझ में आया, बहुत आसान है, इसका निकालना है तो दोनों का सम निकालो, इसको माइनस कर दो, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट का हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो स्ट्रॉन्ग के हेल्प से ही निकाल पाएंगे, और स्ट्रॉन्ग का डेटा मालूम रहता है। अब समझो कोहेरेंस लॉ क्या है, कोहेरेंस लॉ बोल रहा था कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो उसका उस मॉलिक्यूल्स का जो मोलर कंडक्टिविटी है उसके केटाइन और एनाइन के सम के बराबर होगा, बस इतना ही कोहेरेंस लॉ है जो उसको इधर उधर करके लिखा हुआ है। केटाइन और एनाइन के सम के बराबर उस मॉलिक्यूल्स का, चाहे वीक एनी इलेक्ट्रोलाइट, तो एक्चुअली कोहेरेंस लॉ वीक के लिए निकाला जाता है, तो वीक को निकालने के लिए हम स्ट्रॉन्ग का हेल्प लेते हैं, तो स्ट्रॉन्ग का डेटा दिया जाता है, तो दिया जाता है तो इसका अगर निकालना है तो इसमें से, अब तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसमें से इसको ऐड कर दो क्योंकि ये चाहिए, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि ये दोनों नहीं चाहिए। अब डेटा दिया जाएगा, इसका निकालना है तो एक्स दिया, वाई दिया, जेड दिया, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड हो जाएगा आंसर। तो कोहेरेंस लॉ एक्चुअली वीक इलेक्ट्रोलाइट को कैलकुलेट करने के लिए तरीका है,
लेकिन उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग को देना पड़ेगा। कोवेलेंस लॉ का स्टेटमेंट है कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स का या वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, उस मॉलिक्यूल्स का मोलर कंडक्टिविटी उसके केटायन के और एनायन के मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होता है। यही स्टेटमेंट दिमाग में रखना है, और ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बात करता है। क्या ही समझ लो। तो वीक को निकालना है तो डायरेक्टली वीक को नहीं निकाल सकते, किससे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बात क्लियर हो गया? अब देखो यहां पर तो कोवेलेंस लॉ तो क्लियर हो गया। कोवेलेंस लॉ बस इतना ही स्टेटमेंट है, केटायन और एनायन के सम के बराबर उस मॉलिक्यूल्स का मोलर कंडक्टिविटी होगा। ठीक है, और निकालना है तो इसका निकाल। इसलिए न्यूमेरिकल नीट में भी आता है और बहुत आसान होता है, बिना पेन चलाए डायरेक्ट भी कर सकते, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ये वाला से लाइन से डेटा पुट करना, आंसर आ जाएगा। अब ध्यान दो, ये हमने तुम्हें मोलर कंडक्टिविटी लिखना सिखाया इसके लिए, केटायन और एनायन के सम के बराबर। अब तुम मोलर कंडक्टिविटी मेरे को लिख के दिखाओ कि मान लो तुम्हें मोलर कंडक्टिविटी लिखना है Al2SO4 होल थराइस का, तो मोलर कंडक्टिविटी लिख के बताओ मेरे को क्या होगा। मतलब क्या लिखना है इस फॉर्मेट में, तुम्हें न्यूमेरिकल्स नहीं दिया हुआ है कि इसका निकालना है, बस नॉर्मल सा Al, जैसे इसका हमने क्या लिख दिया, केटायन और एनायन के सम के बराबर लिख दिया, तो उसका लिखो। हाउ दे गिव द वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं तो एक्सपेरिमेंटली स्ट्रॉन्ग का कैलकुलेट हो जाता है, स्ट्रॉन्गली कैलकुलेट किया जाता है डिबाई हकल से या दूसरे प्रोसेस से। लिख लिए? विच वैल्यू आर गिवन इन द क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का दिया रहेगा। मैं अभी क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, अभी न्यूमेरिकल्स करवाता हूं। तो इसमें क्या लिखेंगे, अब यहां पर CH3COH दो पार्ट में ब्रेक हो रहा था, CH3COO माइनस और H प्लस में हो रहा था। अब यहां पर क्या है, Al2SO4 होल थराइस, तो यहां क्या हो जाएगा 2Al प्लस 3 प्लस 2SO4। हाँ, अब यहां पर कोएफिशिएंट आ गया। इसके लिए नहीं, ये नहीं लिखना है निधि मारो, ये ऐसे इस फॉर्मेट में। अच्छा, इसके लिए तुम्हें ये सब नहीं लिखना है कि ये किसको माइनस करेंगे, वो नहीं पूछ रहा, वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसका कोई तामझाम नहीं है। किसको किसको हमें माइनस करना, किसको ऐड करना, वो कोई तामझाम नहीं, क्वेश्चन में दिया रहता है, वो सब मैं नहीं लिखने के लिए बोल रहा हूँ, इस फॉर्मेट में केवल लिखने के लिए बोल रहा हूँ। ये मत सोचना कि किसका किसका दिया जाएगा, किसका हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, वो सब कुछ नहीं देगा, वो क्वेश्चन में देगा सब, तुम्हें कुछ नहीं करना है। ये नहीं कि हमें H2SO4 को लेना होगा, AlCl3 को लेना होगा, HCl को माइनस करना होगा, ये सब हमें नहीं सोचना है, वो सब दिया रहेगा। मैं केवल बस इस फॉर्मेट में लिखने के लिए बोल रहा हूं। क्यों इस फॉर्मेट में लिखने के लिए बोल रहा हूं, यहां पर कोएफिशिएंट आ गया, यहां पर कोएफिशिएंट नहीं था,
यहाँ पे कोएफिशिएंट आ चुका है, बरोबर है क्या? वो जब होगा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब इसके हमें मोलर कंडक्टिविटी लिखना है हमें Al2SO4 होल थ्राइस का, तो ध्यान देना इसके कोएफिशिएंट के साथ हम लिखेंगे 2 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al प्लस 3 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 माइनस 3। यही लिखने के लिए बस मैं बोल रहा था, ये नहीं किसको ऐड करोगे किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, नहीं मैं बोल रहा था। SO4 ये समझ में आया क्या? मैं ये लिखने के लिए बोल रहा था, क्यों? वहां पर कोएफिशिएंट है, यहाँ कोएफिशिएंट नहीं था, यहाँ कोएफिशिएंट हो गया है। क्लियर? अब देखो यहां पर अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखो, किसके लिए? Al2। अब देखो इसमें क्या वो डेटा देगा क्या नहीं देगा वो तो हम ला सकते हैं ना, इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके, वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा सब कुछ। ये मैं लिखने के लिए तो फॉर्मेट सिखा रहा हूं, Al2SO4 होल थ्राइस। ये कैसे लिखोगे? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और इस केस में हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के केस में कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Al प्लस 3 प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ SO4 माइनस 2। अब तुम्हें कल मैं बताया था कि मोलर कंडक्टेंस को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस में बदला जा सकता है। तो अगर तुम ये निकाल लोगे तो ये तुम इसमें बदलने के लिए तुमसे पूछेगा, या ये निकाल लोगे तो ये तुमसे पूछेगा। मैं अभी फॉर्मेट बता रहा हूं, क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं। अब न्यूमेरिकल्स कराएंगे, खत्म। अब एक और एप्लीकेशन है, उसको बताने के बाद न्यूमेरिकल्स करवाएंगे इसके ऊपर। क्लियर हो गया बात? चलो देख, नेक्स्ट लिखना BaCl2 के लिए लिखना, मोलर कंडक्टिविटी BaCl2 के लिए लिखना, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी BaCl2 के लिए लिखना। इस फॉर्मेट में लिखना है। एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन के लिए कल बताया था, बस लिखने के फॉर्मेट बस बता रहा हूं, ये लिख लिए। इसका क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? Ba प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, यही लिखना है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Ba प्लस 2 प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। यहां कोएफिशिएंट यूज करेंगे, यहां नहीं करेंगे। इक्विवेलेंट में हम n फैक्टर यूज करते हैं, कोएफिशिएंट यूज नहीं करते हैं। क्या उसको बैलेंसिंग से कोई मतलब नहीं होता है। इक्विवेलेंट में बैलेंसिंग रिक्वायर्ड है क्या? तुम स्टोइचोमेट्री में जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से क्वेश्चन कर रहे थे तो बैलेंसिंग का रिक्वायरमेंट था क्या? नहीं था। यहाँ बैलेंसिंग है, कितना बना कितना नहीं बना वो हमें नहीं मतलब है। हाँ, इसका वैल्यू तो न्यूमेरिकल से तो जब तुम निकाल लोगे तो इसको आ जाएगा, इसका n फैक्टर से। दोनों कन्वर्जन कल बताया था ना, क्या था कन्वर्जन? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इक्वल टू n फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये अगर एक वैल्यू तुम निकाल लोगे तो दूसरा तुमसे पूछे जाएगा, तो उससे तुम क्या कर लोगे? n फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, दूसरा आ जाएगा। ठीक है, ये कर लोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान पे देना। अगर मान लो कि तुम न्यूमेरिकल्स बना रहे हो और तुम्हें अल्युमिनियम प्लस 2 नहीं मिल रहा, 2 टाइम्स नहीं मिल रहा, मोलर कंडक्टिविटी निकाल दो, तो उस डेटा में तुम 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मतलब उस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन उसके डेटा में भी तुमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लो कुछ दिया जाए ऐसा कि वहां पर केवल ऐसा दिया जाए कि AlCl3 है, वो फॉर्मेट में ऐसा बना के देगा कि तुम सब कुछ कर पाओगे। अब यहां से अल्युमिनियम कितना हमें मिला? एक ही मिला।
हमें यहाँ कितना रिक्वायर्ड है 2, तो इसके डेटा में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यह कितना अल्मोनियम मिल जाएगा 2। अब एमोसोनिक क्लोरीन 6 मिल गया, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, वो क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो मैं एक तुम्हें बस फॉर्मेट बता रहा हूं कैसा दिया जाएगा, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अब उसको करो। ये समझ में आ गया? ये दोनों फॉर्मेट लिखने आ गया ना, ये लिखने आ गया। चलो कोई डाउट है? डाउट है क्या? तो पहले एक न्यूमेरिकल्स करवाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखो न्यूमेरिकल, कैसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। लिखो द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम एसीटेट, राइट डाउन क्वेश्चन, द मोलर conductivity of potassium acetate HBr and KBr respectively (114.4 ohm inverse centimeter square mole inverse, 428.2 ohm inverse centimeter square mole inverse and 151.9 ohm inverse centimeter square mole inverse at zero concentration, at zero concentration। देखो डेटा दे दिया ना उसने, कैलकुलेट the molar conductivity of एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है, एट जीरो कंसंट्रेशन। अब इस न्यूमेरिकल्स को बिना पेन चलाए, मतलब एक बार केवल बस नॉर्मली पेन चलाना पड़ेगा कि क्या कैलकुलेशन है, बाकी बिना पेन चलाए आंसर आएगा। एक बार जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा, कितना आएगा? 3 गूगल किए क्या? 390.7। सही है मिक्का गुजर। 390.7 आएगा, 390.7 आएगा ना। देखो क्या 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 दिया है, पोटेशियम एसिटेट दिया है, CH3COOK दिया है, HBr दिया है, और ये दिया। मैं एक बार पूरा लिख के बता रहा हूं, डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं, कुछ के ऊपर से उड़ जाएगा। वैल्यू दिया है सबका, जीरो कंसंट्रेशन, ये सब स्ट्रॉन्ग है, जीरो कंसंट्रेशन में वैल्यू दिया है। अब हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालना है एसिटिक एसिड का, CH3COH का निकालना है। तो देखो क्या क्या दिया है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम एसिटेट CH3COK दिया है। तो मैं इतना लिख रहा हूं, इतना लिखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HBr दिया है, HBr, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Br माइनस, ये सब वैल्यू दिया हुआ है। और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या दिया हुआ है, KBr दिया हुआ है, KBr।
तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस और प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Br माइनस, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड निकालना है। इसको निकालना है तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3O माइनस और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO माइनस और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस। हमें इसका रिक्वायरमेंट है। अब हम क्या कर दे, इस तीनों को इक्वेशन, मान लो तुम्हारे पास 3 इक्वेशन की, ये आ जाएगा। तो देखो इसमें ये चाहिए और ये चाहिए, मतलब ऐड करना ही पड़ेगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहां लिख देंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि इसको लाने के लिए हमें मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOK प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HBr माइनस करना पड़ेगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, ये कैसे समझ में आया, क्योंकि हमें ये और ये चाहिए, ये दोनों एक यहां है और एक यहां है, तो दोनों का सम तो करना ही पड़ेगा। ये दोनों नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो इसको सब्ट्रैक्ट मार दो। तो हम लिख देंगे कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO माइनस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस, हमने इसके बदले ये लिख दिया, ये वाला दोनों प्लस, अब ये वाला लिख रहा हूं मैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Br माइनस, माइनस कर देंगे। अब माइनस करेंगे तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Br माइनस, इससे ये गया, इससे ये गया, ये दोनों का सम आ गया ना ये सम। अब जैसे जैसे तुम इसको चेंज किए हो वैसे वैसे डेटा को भी चेंज करो, जैसे जैसे चेंज किया। ये दोनों का सम आ चुका है हमारे पास, यही इसको बताएगा। अब इसका डेटा कितना दिया हुआ है, पोटेशियम एसीटेट का ये दिया हुआ है 114.4 प्लस इसका डेटा दिया है 428.2 और इसका डेटा दिया हुआ है 151.9। अगर तुम ये डेटा जैसे जैसे ऐड की हो, सब्ट्रैक्ट की हो, तो सब्ट्रैक्ट करो। अब ये करोगे तो आ जाएगा 390.7 यूनिट लिख सकते हो। तो इतना बनाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, हमें अगर इसको लाना है तो यहीं से समझ में आ जाएगा कि इसको और इसको ऐड करना है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो डायरेक्ट डेटा को इसको ऐड करो, इसको सब्ट्रैक्ट करो, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। मतलब एक बार ही केवल पेन चलाना पड़ेगा, इसको ऐड करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। मैं इतना लिखने की कोई जो रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको अगर लाना है तो इसको अगर लाना है तो इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये वाला पार्ट यहाँ है और ये वाला पार्ट यहाँ है, तो दो पार्ट में उसको ब्रेक कर लो तुम। अब ब्रेक करके देखो दोनों पार्ट कहाँ है, तो दोनों पार्ट को ऐड करोगे और तीसरा पार्ट ये नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए, माइनस कर दो, वो ऐसा बना के रीड देगा क्वेश्चन में। कहीं समझ लो, समझ में आ गया ना। अगर अब देखो इसको हमें क्या मिल गया, इसका मोलर कंडक्टिविटी, इसका एसिटिक एसिड का। अब इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना होगा इसका, तो ऐसे हम निकाल लेंगे पूरा, बरोबर है क्या, ये नहीं कि उसका सबका वो लेके चलो, ऐसे हम निकाल लेंगे। अब इसका n फैक्टर 1 होगा, एसिटिक है ना, तो एक H प्लस लूज करेगा, इसका n फैक्टर 1 होगा। तो यहां से निकालने के बाद ये 397 इंटू 1 हो जाएगा, मतलब पूरा निकालने के बाद तब चेंज करो, पहले मत चेंज करो। बात क्लियर है। चलो इसके आगे और भी न्यूमेरिकल्स करवाएं, तो एक और एप्लीकेशन बाकी है। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो।
शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखो, मोलर कंडक्टिविटी CH3COO का दिया है x, मोलर कंडक्टिविटी HCl का दिया है, मोलर कंडक्टिविटी HCl का दिया है y, और मोलर कंडक्टिविटी दिया है NaCl का Z। आपको बताना है कि मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड का क्या होगा, जल्दी बताओ। क्या हो जाएगा? इसको लाने के लिए दोनों को ऐड करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x प्लस वाई माइनस जेड। लिख लो क्वेश्चन, लिखना भी बाद में रिवीजन करोगे तो। घर पे लिखते नहीं हो क्या? अब ये निकालने के बाद न तब इसके अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में पूछे कंडक्टेंस में, तो उसके बाद n फैक्टर सोचना। इसका आंसर हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड। नेक्स्ट लिखो एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 2 में हेडिंग डालना कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहां कंडक्टिविटी कहने का मतलब मोलर कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसमें लिखना द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ the degree of dissociation alpha, the degree of dissociation alpha of weak electrolyte is related to molar conductivity at infinite dilution, molar conductivity at infinite dilution। चलो मैं लिख रहा हूं, तुम लोग बताना। मैं अगर बोलूं कि लेमडा नॉट यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी, लेमडा नॉट का वैल्यू, अब बताओ जब लेमडा नॉट है मतलब हम कब बात कर रहे हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों एक जैसा ट्रीट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दोनों कैसा ट्रीट होगा? स्ट्रॉन्ग के जैसा। और स्ट्रॉन्ग क्या होता है? 100% क्या होता है? डिसोसिएट। तो उस केस में अल्फा क्या होगा? 100 या 1। मैं भी वही बोल रहा हूं। तो अगर मोलर कंडक्टिविटी तुम्हारा दिया गया है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, जब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जैसा बिहेव करेगा, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, तो उस केस में अल्फा क्या होगा? 1 होगा या 100% होगा ना। तो मुझे ये बताना है कि जब मोलर कंडक्टिविटी यानी लेमडा किसी कंसंट्रेशन पे क्या होगा?
एक समय के लिए भूल जाओ कि ये 1 है, ठीक है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जब अल्फा है तो किसी कंसंट्रेशन पे क्या होगा, बताओ क्या होगा, अल्फा क्या होगा, अल्फा अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या होगा, अल्फा इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एम। ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, किसी कंसंट्रेशन पे, नहीं तो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अल्फा है मतलब 1 है, तो किसी कंसंट्रेशन पे क्या होगा, तो किसी कंसंट्रेशन पे क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट एट एनी कंसंट्रेशन टू द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, होगा ना, और इतना पे 1 है तो इतना पे क्या होगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 ही होगा। तो कुल मिला के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और मोलर कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन मिला, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डिग्री, एक तुम अल्फा ऑलरेडी पढ़ चुके, अल्फा इक्वल टू रूट अंडर के अपॉन सी होता है, और तुम एक अब दूसरा अल्फा पढ़ने जा रहे हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और दोनों को मिला के क्वेश्चन बनाया जाता है, ध्यान रखना लेवल 2 लेवल 3 में दोनों को मिला के क्वेश्चन बनेगा। तो अल्फा इक्वल टू क्या बोलोगे, ये कैसे आए वो मैं बताया, अल्फा इक्वल टू बोलोगे मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, ये किसी कंसंट्रेशन पे है, टू द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट। पहले इतना लिखो फिर आगे बात करते हैं। लिख दिए, आप ध्यान दो, अब ध्यान देना, अब ये तो हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिला, और ये कहां मिला था, आयनिक इक्विलिब्रियम में। आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या हम लिख रहे थे, तो ध्यान देना, आयनिक इक्विलिब्रियम हम लिख रहे थे के, अब के ए और के बी नहीं लिख रहे हैं। बताओ के इक्वल टू क्या लिखते थे, H प्लस का कंसंट्रेशन और जो एनाइन था, तो यहां लिखते थे सी अल्फा स्क्वायर लिखते थे, और यहां क्या लिखते थे 1 माइनस अल्फा, जहां 1 माइनस अल्फा, अल्फा को क्या कर देते थे नेग्लेक्ट, लेकिन हम यहां नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे को अल्फा मिल गई ये, और हमें आयनिक इक्विलिब्रियम हम ये पढ़ रखे, अब इस अल्फा को उठा के यहां पुट कर देंगे, और यहां भी अल्फा को उठा के यहां पुट कर देंगे और यहां भी पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद मैं तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट निकाल रहा हूं, और यही क्वेश्चन ऑप्शन में पूछता है, तो तुम्हें इस पे न्यूमेरिकल्स भी आता है, बहुत अच्छा खासा न्यूमेरिकल आता है इसमें, लेवल 2 और 3 में मिलेगा। तो तुम्हें रटना नहीं है, इसको सेपरेट निकालो, इसको सेपरेट निकालो और कंबाइन कर दो। तो अगर मैं यहां पर अल्फा का वैल्यू पुट करूं और कैलकुलेशन करूं, सिंप्लीफाई करूं, तो ये आता है मोलर कंडक्टिविटी किसी कंसंट्रेशन पे का स्क्वायर इंटू सी अपॉन इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन और माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी कंसंट्रेशन। ये हटा दो, मोलर कंडक्टिविटी है, एम लिखो केवल, डेट्स एनफ। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा, मतलब अल्फा का वैल्यू तुम यहां पुट करोगे, अल्फा का वैल्यू यहां पुट करोगे, आपका कैलकुलेशन ये आएगा। तो इसको रटना नहीं है, ये भी ऑप्शन में डायरेक्ट तुमसे पूछ लिया जाता है। यहां से अल्फा को के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट किया गया है, ये हम अभी अभी जाने, और ये हम आयनिक इक्विलिब्रियम में जानते हैं। इस अल्फा को उठा के यहां पुट कर दिया गया, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से इसको रिलेट किया गया है। तो जब न्यूमेरिकल्स आएगा या जब मैं दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, तब ये इसके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो उस समय रटने को जरूरत नहीं, इसको सेपरेट करो, इसको सेपरेट करो, दोनों को रिलेट करो, दोनों अलग अलग याद रखना। न्यूमेरिकल आएगा तो बताएंगे।
और ये भी ऑप्शन में डायरेक्ट पूछता है क्या, हम अल्फा निकाले हैं ना, अल्फा हमने निकाला। हाँ तो इसका तो 1 है ना, 1 हटा दिया था हमने। कितना पे 1 है, कितना पे क्या होगा, कितना पे होगा, मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1 गिरेगा ना। क्या समझ में आया, रिलेट कर दोगे ना। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से अल्फा को कनेक्ट किया है, तो अल्फा से देखो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और अल्फा यहाँ रिलेट था, लेकिन अल्फा का वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिला, अब इससे रिलेट किया ये। अब क्वेश्चन में थोड़ा और समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, तो जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तब यहाँ से और आगे समझ में आएगा। क्लियर हो गया। चलो तीसरा एप्लीकेशन लिखो, KSP ऑफ KSP ऑफ सॉल्ट, KSP ऑफ सॉल्ट, KSP ऑफ सॉल्ट। KSP मालूम है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम से कनेक्ट किया था, KSP ऑफ सॉल्ट। अब देखो ध्यान से, मोलर कंडक्टिविटी हम क्या निकाले थे, तुम्हें फॉर्मूला होगा याद, 1000 K अपॉन क्या हमें लिखा था, सोलुबिलिटी निकाले थे। मान लो हमने AgCl को पानी में डाला और ये बन गया, ये सब सारे याद है ना कि ये पानी में कैसे जा रहा था, इसके बीच में कैसे इक्विलिब्रियम अटेंड हो रहा था। यहाँ पर पानी में AgCl था, AgCl है, यहाँ Ag प्लस है, Cl माइनस है, इस दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम अटेंड होता था। ये कितना पानी में सोल्यूबल है, X है, ये X है, तो हम यहाँ लिखते थे क्या, KSP इक्वल टू क्या लिखते थे, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, और KSP इक्वल टू क्या लिखते थे, ये X क्या है, कितना सोल्यूबल है, तो X स्क्वायर हो जाता था। X क्या है यहाँ पे, X क्या है, X इज सोल्यूबिलिटी, यानी कितना पानी में मैक्सिमम सोल्यूबल है। ये रिलेशन याद होगा तुम्हें, केस सोल्यूबिलिटी और KSP में। अब ये जो सोल्यूबिलिटी है कितना डिजोल्व है, अब मान लो कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है वो पानी में डिजोल्व है, तो हम उसका मोलर कंडक्टिविटी अगर दिया जाएगा तो हम सोल्यूबिलिटी निकाल पाएंगे। अगर मोलर कंडक्टिविटी दे दिया जाए तो हम सोल्यूबिलिटी निकाल, ये सोल्यूबिलिटी बोले तो यही वैल्यू क्या है, X है, तो यहां से X निकाल के यहां तुमसे पूछा जाएगा, तो इसका वैल्यू दे देगा, तुमसे सोल्यूबिलिटी पूछेगा और AgCl, यानी S निकाल लोगे, यहां से सोल्यूबिलिटी निकाल लोगे, और सोल्यूबिलिटी अगर यहां पर S के फॉर्मेट में लिखना है तो S स्क्वायर लिख दोगे, या X अगर तुम एज्यूम करते हो तो S लिख दोगे। तो लिख लो तीसरा एप्लीकेशन, KSP में, यानी अगर हमसे मोलर कंडक्टिविटी दिया जाए, समझ में आ रहा है ना, मोलर कंडक्टिविटी दिया जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, सोल्यूबिलिटी, और सोल्यूबिलिटी से क्या निकाल सकते हैं, कहां से कहां पहुंच रहे हैं। और उसके पहले हमने, अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी दिया जाए तो हम अल्फा निकाल पा रहे थे, अल्फा से कहां पहुंच रहे थे, K पे। तो रटना नहीं है कुछ भी चीज, न्यूमेरिकल जैसा है वैसे बनाएंगे, यानी आयनिक को और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ऐड कर रहा है। ये दिया जाए तो ये निकाल लोगे। हमने AgCl एग्जाम्पल लिया है, कुछ भी दे सकता हो, पानी में डिजोल्व है, तो KSP कैसे लिखते थे, X स्क्वायर, बस इतना ही जानना, निकल जाए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हेडिंग डालो, आयनिक मोबिलिटी।
आयनिक मोबिलिटी, केवल हेडिंग डाल के छोड़ दो, फिर मैं न्यूमेरिकल्स में करवा रहा हूं। अब आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या हुआ, कितना आयंस मोबाइल करता है। तुम पढ़ाए थे ना टॉप टू बॉटम क्या होता है, जितना साइज छोटा होता है उतना ही उसको ज्यादा घेरता है, और ज्यादा घेरेगा तो उसका मोबिलिटी क्या होगा, कम होगा, होगा ना। तो लेस साइज जितना छोटा होगा लेस मोबिलिटी। तो आगे हम इसको टीच करेंगे, तब तक अभी हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मेट पे अब हमारा जितना एक टेस्ट में आ रहा है ना वो कंप्लीट हो गया। अब हम न्यूमेरिकल्स तुम्हें प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं और तुम अभी करो, और फिर घर से कल करके लाना। कल हम डिस्कस करेंगे सारे लेवल 1 लेवल 2 जितना हो पाएगा। कल सैटरडे भी है, सैटरडे है ना कल, मंडे को पेपर है कि ट्यूसडे को, ट्यूसडे को है ना। तो सैटरडे और मंडे को प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। अब लिखो न्यूमेरिकल्स, मैं बोल रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल्स इससे पहले अभी तक हुआ ही नहीं, केवल कोहेरेंस लॉ पे 1-2 न्यूमेरिकल्स बताया, इस पे भी अच्छा खासा न्यूमेरिकल बनता है। तो एप्लीकेशन में 3 पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट किसी वीक एसिड का कैसे निकाला जाए, दूसरा पॉइंट अल्फा में और मोलर कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है, और वो अल्फा में आयनिक से क्या रिलेट करेगा, तीसरा सॉल्युबिलिटी में और मोलर कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है, और उस सॉल्युबिलिटी को निकलवा के केएसपी तुमसे कैसे निकलवाएगा। ये 3 एप्लीकेशन को दिमाग में रखना है। फिर हम आगे बात करेंगे मोबिलिटी का। एक चीज ध्यान रखना, तुमसे कभी भी मोबिलिटी पूछे हाइड्रोजन का ना, तो ये मत सोचना कि हाइड्रोजन का साइज छोटा है तो वो जल्दी से मोबाइल नहीं करेगा। हाइड्रोजन का मोबिलिटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है, वो जंप कर करके करंट को पहुंचाता है, कूद कूद के भागता है वो। चलो तो लिखो क्वेश्चन, किस पे क्वेश्चन कराए। एक पहले आयनिक वाला से रिलेटेड करवा रहा हूं। पहले कोहेरेंस वाला तो हो जाएगा, इजी है वो, उतना तो कोई वो नहीं है। लेवल 1-2 कर लेना, कहां तक, एप्लीकेशन तक, कोहेरेंस के एप्लीकेशन तक। नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताऊंगा, ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा। तो होमवर्क में कर लेना इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे लॉ, और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और कोहेरेंस लॉ। चलो मैं तुमसे लेवल 2 का ही क्लास वर्क का क्वेश्चन दे रहा हूं, वॉल्यूम का ही है, करो। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एक बार केवल कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी लिखा रहेगा तो ये बात यूनिट पे भी ध्यान देना है कि क्या वो यूनिट लिखा हुआ है, इस चीज को थोड़ा अलर्ट रहना। मैं वॉल्यूम का इक्वेशन दे रहा हूं, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोले तो कंडक्टिविटी की ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड इज के और यूनिट में दिया है OHM, ओम, सेंटीमीटर इनवर्स। द लिमिटिंग, अच्छा एक वर्ड बार बार तुम्हें लिखेगा तो उस समय बताया नहीं, लिमिटिंग। तो जैसे जीरो कंसंट्रेशन होता है और इन्फिनाइट डाइल्यूशन, बात एक ही है, वही को बोला जाता है लिमिटिंग, यानी उससे ज्यादा नहीं।
यानी जीरो कंसंट्रेशन को ही लिमिटिंग नाम देगा वो बार बार। द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस यानी ये बात कर रहा है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Ag plus and Cl minus, Ag plus and Cl minus ions are X and Y। अब मीनिंग भी समझते चलना है, न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा फिल बनवाएंगे तो आएगा और भी, ठीक है, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल्स बनाने के बाद तभी सॉल्यूशन के अंदर ये आयंस है, ये आयंस है। अब ये क्या बोल रहा है, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस Ag प्लस, और यानी ये Ag प्लस और Cl माइनस का क्या है, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन में है तब इतना वो उसके पास कैपेबिलिटी है कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस का एक्स और वाई है रिस्पेक्टिवली। The solubility of AgCl in ग्राम पर लीटर इज, और नीचे लिखा है मोलर मास ऑफ AgCl इक्वल टू 143.5 ग्राम पर मोल, और नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है K इंटू 1000 अपॉन एक्स माइनस वाई। सेकेंड ऑप्शन है K अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 143.5। तीसरा ऑप्शन है K इंटू 1000 इंटू 143.5 अपॉन एक्स प्लस वाई, और फोर्थ ऑप्शन है कि एक्स प्लस वाई अपॉन K इंटू 1000 अपॉन 143.5। इसका आंसर आया संस्कृति प्रगति नायक। इसमें से एक का सही है क्या गलत है, क्या ऑप्शन आई तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब नहीं मालूम है, अब नहीं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब अब डिजोल्व नहीं हो सकता। खाना खाते गए अब नहीं खाएंगे, डिजोल्व करते गए मैक्सिमम सोलुबल है उसके अंदर। सिल्वर क्लोराइड AgCl इज K, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी K का वैल्यू K है। मैं बनाऊं, चलो इसका आंसर आएगा 4, गलत है 3 आएगा। इसका आंसर 3 है। अब देखो कोहेरेंस लॉ का हम भी यूज कर लेंगे, कोहेरेंस लॉ का यूज करेंगे हम इसमें कोहेरेंस लॉ, उसका एप्लीकेशन और सोलुबिलिटी। देखो एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कोहेरेंस का, जितना कोहेरेंस का स्टेटमेंट नहीं इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा उसका तीनों एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। ये उसका एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। हम नॉर्मली क्या जानते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है 1000 K अपॉन क्या होता है S, सोलुबिलिटी।
मोलर कंडक्टिविटी तुम्हें डायरेक्ट नहीं दिया गया है, कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी ये दिया है कि ये दिया है, मोलर कंडक्टिविटी नहीं दिया है। लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Ag प्लस और Cl माइनस इज एक्स और वाई। लिमिटिंग यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दोनों का केटायन और एनायन का कंडक्ट मतलब करंट फ्लो कराने की कैपेबिलिटी एक्स और वाई है। तो क्या बोलता है कोलेरेंस कि इसका मोलर कंडक्टिविटी Ag प्लस का और मोलर कंडक्टिविटी Cl माइनस का सम के बराबर होगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgCl इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सोचना, और ये लिमिटिंग आयनिक बोल रहा मतलब इनफाइनाइट के बारे में बोल रहा है, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्ट नहीं देके हम निकालेंगे केटायन और एनायन के सम के बराबर होगा। यानी इसमें कोहेरेंस लॉ भी यूज हुआ और कोहेरेंस लॉ का एप्लीकेशन भी यूज होगा। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा x प्लस वाई। तो हमें जो मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्ट नहीं दिया गया था हम कोहेरेंस से निकाल के लाए अपॉन 1000 K अपॉन S। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है सोलुबिलिटी निकालो AgCl का। तो सोलुबिलिटी क्या आ जाएगा, बस हो गया हमारा क्वेश्चन बन गया। सोलुबिलिटी क्या आ जाएगा 1000 K अपॉन x प्लस वाई, यही सोलुबिलिटी है। यानी सोलुबिलिटी है, यानी इतना दे रखा है आयंस, इतना आयंस दिया हुआ है, इतना इसका मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सोलुबिलिटी अगर निकालना हमें तो, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है ग्राम पर लीटर में बताओ, 1 लीटर में। ये तुम 1000 किसमें बात कर रहे हो, अभी मत सोचना कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन यहाँ पर 1 लीटर ये कैसे कैसे हो रहा है। ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन में निकालने का तरीका है 1000 की अपॉन सी क्या एस। तो अब हमसे पूछा है मोलर सोलुबिलिटी ग्राम पर एमएल, ये कितने ग्राम के लिए है, ये कितने ग्राम के लिए है हा? इसका यूनिट क्या आएगा, इसका यूनिट क्या आएगा, डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा। 1 मोल के लिए है कितना ग्राम के लिए, 1 ग्राम के लिए क्या होगा डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई होगा। मतलब फर्स्ट और सेकंड तो गलत हो गया, होगा तो 3 और 4 होगा। अब मुझे बताओ कि ग्राम पर लीटर में पूछा है तो ये 1 लीटर के लिए इतना है कंडक्टिविटी, उसका मोलर मास इतना है, 1 ग्राम के लिए क्या होगा, एक ग्राम मल्टीप्लाई ही होगा। मैं तुम्हें कल समझाता हूँ, ये मल्टीप्लाई होगा, क्यों मल्टीप्लाई होगा, तो एक्चुअली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से निकाला है, वो 1 ग्राम के लिए इतना होता है, 1 ग्राम के लिए होता है इतना। वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का थोड़ा सा मीनिंग और बताऊंगा आगे। क्वेश्चन लिखो, pH ऑफ 0.5 लीटर of 1.0 molar NaCl after the electrolysis for 965 seconds using 5 एम्पियर करंट। अब क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है, अब आगे नहीं टीच करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में वॉल्यूम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। और ये आसान है, अभी जो जितना पार्ट पढ़ा है ना वो सब आसान है।
बस एक दो क्वेश्चन बनाते जाओगे ना तो आता जाएगा। ऑप्शन में 1, ऑप्शन में 13, ऑप्शन में है 12.7 और ऑप्शन में है 1.30। तो पहले मुझे ये बता दो कि ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा कि बेसिक होगा। और एक्वस नहीं लिखा है, इतना लीटर सॉल्यूशन है तो एक्वस ही होगा। मुझे पहले बता दो कि ये सॉल्यूशन, ये जो NaCl का सॉल्यूशन है ये एक्वस होगा कि बेसिक होगा, सॉरी एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हाँ सॉल्यूशन क्या होगा, एक आंसर आया, 2 आंसर आया, 3 आंसर आया, तीनों एक ही के दो। तो NaCl में एक्वस में क्या होगा नहीं मालूम है, बताओ कैथोड पे क्या जमा होगा, एनोड पे क्या जमा होगा, रट रहे हो तुम लोग। यहाँ क्या जमा हो जाएगा Na+ और H+, यहाँ क्या जमा होगा OH- और Cl-। यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर किसका होगा, तो पानी में से H+ क्या होने लग गया, कम होने लग गया ना। तो क्या, तो पानी में से जब कम होने लगेगा तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा बेसिक। और ऐसा शायद क्वेश्चन तुम लोग लेवल 1 में कंसेप्चुअल में ऐसा क्वेश्चन आया था, सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा ना, बेसिक बनेगा, बनना स्टार्ट हो जाएगा बेसिक आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद बेसिक हो जाएगा। तो अब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो सारा कॉन्सेप्ट रिकैप होगा, ठीक है। तो अभी जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया हूं उसके ऊपर क्वेश्चंस अभी 2-3 दिन लगवाएंगे, ठीक है। लगभग सिलेबस बहुत आगे हो गए, मतलब इस वीक का तुम लोग में ज्यादा दे दिया था, उन लोग में बहुत कम है, उन लोग में केवल इलेक्ट्रोलाइसिस है, M+ में केवल इलेक्ट्रोलाइसिस है, तुम लोग का यहाँ तक है, एप्लीकेशन तक है। तो कल से प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। बताओ इसका पीएच इक्वेशन जो है वो लेवल 3 का है, इक्वेशन लेवल 3 का सेकंड नंबर है, लेवल 3 का सेकंड नंबर है। तो पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, अभी टाइम नहीं था इसलिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस। टफ क्या मतलब कंसेप्चुअल कैसे बना पा रहे हो। इक्वेशन लेवल 3 का है, अब इस क्वेश्चन में क्या तुम करोगे, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइसिस का फैराडे का, तुम इस क्वेश्चन में बताओगे कि इतना एम्पियर और उतना टाइम 100% इफिशिएंसी है, उतना टाइम अगर करंट दिया गया है, कितना टाइम है 965 सेकेंड है, ये 55 मत समझ लेना, 965 सेकेंड है, इतना टाइम और इतना अगर एम्पियर दिया जाए तो कितना कंज्यूम होगा H+ कितना बनेगा, मतलब हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कितना होगा, H+ कितना बनेगा। तो कल सब छोटे छोटे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट ध्यान में रख के आना, कल प्रैक्टिस करवाएंगे। यहाँ से देखो कि H+ कितना कंज्यूम हुआ, H+ जितना कंज्यूम होगा तो H+ और OH का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है 10⁻⁴। तो H+ कितना कंज्यूम हुआ तो OH कितना बचेगा निकल जाएगा, OH कितना बचेगा तो POH निकल जाएगा, POH से pH नहीं आ जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, पहले H+ कितना कंज्यूम हुआ ये निकाल लो, निकालने के बाद H+ और OH का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है 10⁻⁴, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो और यहाँ 10⁻⁴ लिखो, H+ कितना कंज्यूम हुआ ये तुम फैराडे लॉ से निकाल दोगे, और ये H+ कितना कंज्यूम हुआ उसका कंसंट्रेशन यहाँ पुट करोगे,
पुट करने के बाद OH निकल जाएगा, OH से POH निकालो, POH से PH निकालो। तो कहने का मतलब ये है, कल बताएंगे इसको, तुम लोग ट्राई करके आना घर से, मतलब और भी क्वेश्चन से सिंपल सिंपल, ये नहीं